Hello students, today we are covering our next topic, that is historical development of plant tissue culture. So let's start. सबसे पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जो प्रैक्टिस किया जाता है फॉर प्लांट प्रोपगेशन, मतलब प्लांट्स को रीजनरेट ग्रो करने के लिए। कौन सी कंडीशन में? स्टेराइल कंडीशन में, टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ अ प्लांट, जिससे कि हम क्या है क्लोन्स प्रोड्यूस कर सके प्लांट के अंडर कंट्रोल कंडीशंस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो बायो प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स प्लांट टिश्यू कल्चर इज परफॉर्म एसेप्टिकली बाय मेथड सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर माइक्रोबियल कल्चर। जैसे माइक्रोबियल कल्चर में हम पर्टिकुलर मीडियम वगैरह मेंटेन करके रखते हैं, वैसे प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया और एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड इट हैज बीन अ न्यू अप्रोच इन द बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड। तो कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट कंस्टिट्यूएंट के लिए हमें जो मेथड है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर, फॉर बायोसिंथेसाइजिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, रेजिन, जो एक्चुअल में हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसकी वजह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं प्लांट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स में देखें, जैसे कि सिंथेटिक केमिस्ट्री में, तो हायर प्लांट्स आर स्टिल द वाइटल सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स। आज के प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई है टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं हमारे इन्वायरमेंटल एज वेल एज मैनमेड फैक्टर्स वो चेंज होते जा रहे हैं, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इंक्रीज लेबर कॉस्ट, इकोनॉमिकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स, फिर कल्टिवेटेड रिलेशन मेडिसिनल प्लांट्स। ये सारी दिक्कतों की वजह से क्या है, अब हम बहुत ज़्यादा डिटीरेशन फेस कर रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर फील्ड में। क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारी मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। अगर हमारे पास प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम मेडिसिन कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से सप्लाई पूरी होगी, और कहाँ से हम डिजीज और डिसऑर्डर्स को क्योर कर पाएंगे मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्प से। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो सॉल्व कर सकता है हमारी इन प्रॉब्लम्स को और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है ओवर कन्वेंशनल कल्टीवेशन टेक्निक। जैसे सबसे पहला बात करूँ, ये जो टेक्निक है ये ऑब्टेन फ्रॉम टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म बायोमास। एक यूनिफॉर्म बायोमास मिलता है हमें, जो हम क्या है मैनेज कर सकते हैं अंडर रेगुलेटेड एंड रिप्रोड्यूसिबल कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया, एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है विद एंटायर लिविंग पोटेंशियल्स। सेकेंड आपका हो गया, इट कैन बी यूज फॉर सिंथेसाइजिंग मेडिसिनल कंपाउंड्स whose chemical synthesis is either difficult or not possible। मतलब इसका मतलब ये है कि इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं उन मेडिसिनल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए जिनकी केमिकल सिंथेसिस या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, या बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इवन इट कैन प्रोड्यूस नेचुरल कंपाउंड अंडर कंट्रोल कंडीशंस इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल कंडीशन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि हम उसको कल्चर को वो सारे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए असेंशियल है, तो हमें किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सॉइल कंडीशंस पे ना ही क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। Fourth point, it can be used to study biogenesis of secondary metabolites by feeding labeled precursors of cell cultures. Interpretation related to metabolic pathway of desired compounds can be made। अब यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में कि किस तरीके से उनका सिंथेसिस होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, किस तरीके से जो हमारे प्रीकर्सर्स हैं यानी कि प्री केमिकल कंपाउंड है वो सिंथेसाइज होकर एक पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर्म करते हैं जो हम चाहते हैं प्लांट से, जो एक्चुअल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिफ्थ हो गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन प्लांट सेल कल्चर। क्योंकि जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड्स का वो इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं हम प्लांट सेल कल्चर के अंदर, एंड इन माइक्रोबियल कल्चर और बाय केमिकल सिंथेसिस। सिक्स हो गया आपका, द सेल्स ऑफ द प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक मेटाबोलाइट दे प्रोड्यूस। तो सेल्स ऑफ किसी भी प्लांट के हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स दे प्रोड्यूस। फिर जो कल्चर्ड सेल्स हैं उन्हें मेंटेन कर रख सकते हैं so that they can remain free from microbial contamination and insect attack, किसी भी तरीके के अटैक से, माइक्रोबियल या इंसेक्ट से।
फिर it also aids in immobilization of cells which can be used for various biotransformation and biochemical reaction. Immobility भी create कर सकते हैं by biotransforming and biochemical reaction, जिससे हमें क्या है particular needful chemical constituents हमें मिल सके। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जो प्रिंसिपल है हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो सिंस 1838 to 1839 से चला रहा है, व्हेन सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय स्लेडन एंड स्केवन। बट यहाँ पे गॉथरेट, अ रिनाउंड बायोलॉजिस्ट, ने स्टेट किया कि डिस्कवरी ऑफ टिश्यू कल्चर कैन बी कंसिडर्ड विद हेनरी लुइस डुमेलिन्स ड्यू मैक्योस इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट ऑन वुंड हीलिंग, जो उन्होंने किया था एल्म प्लांट के ऊपर। तो इस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने बताया कि स्पॉन्टेनियस कैलस फॉर्मेशन जो है ऑन द प्लांट्स डीकॉर्टिकेटेड रीजन, यहाँ पे जनरेशन खत्म हो चुकी थी, वो इसका बेसिस बना हमारा टिश्यू कल्चर का। तो फर्दर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जो किए गए थे वो हेवर्ड हाइपोथेसिस, जिन्हें हम फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। इन्होंने हमें 1902 में स्टेट करके बताया कि सेल इज कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमी एंड टोटिपोटेंसी, दैट इज सेल्स कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म बाय रीजनरेशन। इसलिए दस आइसोलेटेड द प्लांट सेल शुड बी कैपेबल ऑफ कल्टीवेशन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। तो सेल की जो कैपेबिलिटी है हमारी of totipotency, it is supported by development of a multicellular and multi-organ body of higher organism from a single cell, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिर 1904 में हैनिंग, जो एक अदर फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एक आर्टिफिशियल मीडियम जो है हमारा ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड सुगर सोल्यूशन, तो उसके अंदर भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं इन विट्रो। फिर उन्होंने डेवलप किए क्रूसीफर्स, लाइक एग्जाम्पल रेफेनस सेटाइवस, आर कोऑर्डिनेटर्स, जिन्होंने सक्सेसफुली कल्टीवेट किया अपॉन देयर मेच्योरिटी। और इस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर इन्वेस्टिगेशन इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर रॉबिन नाम के साइंटिस्ट जो हमारे 1922 में फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स साइमल्टेनियसली इन्वेंटेड अ न्यू अप्रोच टू टिश्यू कल्चर, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट किया कि यूजिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो रूट टिप्स और बर्ड्स होती हैं, मेक्स द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो कल्चर मच इजियर। फिर म्यूर ने भी प्रूव किया कि व्हेन कैलस टिश्यू, कैलस मतलब हमारे जो रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं पेरेन्काइमल सेल्स, जिससे और प्लांट्स डेवलप होते हैं, तो इन्होंने बताया कि कैलस टिश्यूज ऑफ दीज टू प्लांट डोडर एंड एस्पैरागस वर एजिटेटेड विद एन लिक्विड मीडियम ऑन शेकिंग मशीन। तो कैलस ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंगल सेल एंड स्मॉल सेल एग्रीगेट्स एंड दे वर फर्दर सब कल्चर्ड इनटू अ फ्रेश लिक्विड मीडियम अंडर कांस्टेंट शेकिंग, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर गए। तो म्यूर और कोवर्कर ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कैलस स्पीसीज ऑफ टेगेटिस एरेटिका एंड निकोटियाना टोबैकम कैन बी कल्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल सस्पेंशन। तो यहाँ पे इन्होंने भी प्रूव किया कि किस तरीके से इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर भी हम कैरी आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से स्कूग और मिलर ने भी एक कंसेप्ट प्रपोज किया था, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन बाय हार्मोनल कंट्रोल। तो इन्होंने प्रूव किया कि जो रूट्स हैं और बर्ड हैं उनकी इनिशिएशन को सपोर्ट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन एडिशन ऑफ ऑक्सिन एंड काइनेटिन, जो हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम कंट्रोल्ड हार्मोनल इनकॉर्पोरेशन करके हम रूट्स की ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं टू अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मीडियम। तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सिन ने क्या किया, स्टिमुलेट किया रूट फॉर्मेशन को, while that of kinetin stimulated bud and shoot formation। फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रीनट एंड स्टीवर्ट। इन्होंने डेवलप किया कि न्यूमरस प्लांटलेट्स फ्रॉम कैरेट रूट सस्पेंशन कल्चर यूजिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्निक, जो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस की गई थी रीनट ने। उन्होंने कल्चर किया था सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैलस का ऑन सेमी सॉलिड मीडियम, जिससे कि हमें एक सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्निक मिली यूज फॉर रेजिंग प्लांटलेट्स, जो बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलर हुई एंड रिपोर्टेड इन मैनी स्पीशीज। फिर हमारे ईसी कॉकिंग ने भी हमारा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन 1960 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर, जो एक बहुत ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हुआ। इन्होंने यहाँ पे आइसोलेट किया प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बाय यूजिंग सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीनेज
वो एंजाइम्स जो एक्सट्रैक्ट किए थे उन्होंने फंगस ट्राइकोडर्मा वीडी से। तो स्टीवर्ट एंड कोवर्कर ने उसी साल में सक्सेसफुली डेवलप किए न्यूमरस प्लाटलेट्स फ्रॉम कैरेट रूट सस्पेंशन कल्चर को भी। फिर माइकल ने डेमोन्स्ट्रेट किया द रोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन द फ्यूजन ऑफ फोटोप्लास्ट। इसी तरीके से कार्लसन ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन 1972 में, जिन्होंने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक सोमेटिक हाइब्रिड, जो उन्होंने अचीव किया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की ऑफ निकोटियाना स्पीशीज एन ग्लुआका एंड लॉन्ग डॉर्फी। फिर विनकर ने 1981 में इंट्रोड्यूस की एक न्यू अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूजन ऑफ फोटोप्लास्ट। इसी तरीके से गैम्बॉर्ग एंड नीबर्स ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया सेवरल वेरिएशंस फ्यूजन में प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो लास्ट 2 डिकेड से बात करें तो प्रोसीजर जो है फॉलोड बाय सोमेटिक कल्चर सेल्स पॉलन प्रोटोप्लास्ट उनको मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं हम, और न्यू डेवलपमेंट्स हमारे क्या है होते चले जा रहे हैं फॉर रीजनरेटिंग प्लांट्स फ्रॉम सच कल्चर सेल्स। तो इससे पता चलता है कि हम इस फील्ड में कितना ज़्यादा आगे आ चुके हैं और ज़्यादा कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं हम लैब्स के अंदर, तो क्या क्या प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। सबसे पहली प्रोसेस हमारी जो होती है वो होती है स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर टूल्स। जितने भी हम ग्लासवेयर ले रहे हैं इंक्लूडिंग दैट ऑफ पायरेक्स कॉर्निंग जो भी हम ले रहे हैं लेबोरेटरी में, उसको हम क्या करेंगे स्टरलाइज करेंगे पहले। उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या डर्ट्स है, ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसको डिप करके रखते हैं सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर ओवरनाइट, जिससे भी किसी भी तरीके का उसके अंदर डर्ट वैक्सी मटेरियल या बैक्टीरिया जो होगा वो रिमूव हो सके। फिर उसको वॉश कर लेते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट विद द फ्रेश रनिंग टैप वाटर फिर डिस्टिल वाटर के साथ, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो उसका है वो रिमूव हो जाएगा, प्लेसिंग देम इन्वर्टेड इन द प्लास्टिक बकेट और ट्रे। फिर इसको हॉट एयर ओवन में 30 से 60 मिनट के अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं। सेकेंड स्टेप हमारी आती है प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। तो जो पोर्शन होता है प्लांट की बॉडी का, चाहे वो रूट हो स्टेम हो लीफ हो टिश्यू हो या कोई पार्ट हो एंथर स्टेम एक्सेट्रा, उसको हम रिमूव करते हैं तो स्टैब्लिश अ कल्चर जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। तो इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडीशंस एंड आर फ्री फ्रॉम पैथोजन एंड होमोजाइगस इन नेचर। तो विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ सूटेबल पोर्शन जो है प्लांट का वो हम रिमूव कर लेते हैं, उसे ड्राई कर लेते हैं। और फाइनली जो मेच्योर पोर्शन और यंग टिश्यू हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डाइड पार्ट आर सेपरेटेड। फिर जो एक्स प्लांट है उसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सीड्स एंड ग्रेन्स एंड डायरेक्टली उसे स्टरलाइज करके ट्रांसफर कर देते हैं अपने न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर, जिससे कि वो जर्मिनेट कर सके, सो दैट जो उसकी सीडलिंग्स है वो यूज की जा सके फॉर एक्सप्लांट प्रिपरेशन। थर्ड हमारी आती है सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, जिसमें हम क्रोमिक एसिड मर्क्यूरिक क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड इन सबको यूज करते हैं फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। इसमें हम द कलेक्टेड टिश्यू को क्या करते हैं इमर्स करके रखते हैं इन अ सोल्यूशन ऑफ स्टरलाइजिंग एजेंट्स 10 सेकेंड से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उसको वॉश करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ, फिर प्रोसेस को रिपीट करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर 20 मिनट एंड फाइनली उसको रिमूव कर देता है वॉशिंग विद स्टरलाइल वाटर। तो जो एक्सप्लांट हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम लीफ और ग्रीन फ्रेश टिश्यू उसको प्री ट्रीटमेंट किया जाता है वेटिंग एजेंट के साथ, फिर उसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करके स्टरलाइज करने के लिए रख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हम आती है प्रोडक्शन ऑफ कैलस फ्रॉम एक्सप्लांट। तो जो स्टरलाइज एक्सप्लांट था हमने ट्रांसफर किया था फॉर फ्लास्क कंटेनिंग डिफिनेट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो जो फ्लास्क है उसको ट्रांसफर करते हैं बीओडी में बायो ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर में, एडजस्ट कर देते हैं उसे 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री फॉर कल्चर मेंटेनेंस, और लाइट को भी राइट भी रिक्वायर्ड रहती है फॉर कैलस प्रोडक्शन। 3 से 8 दिन में हम देख सकते इंक्यूबेशन पीरियड रखते हैं और कैलस प्रोड्यूस हो जाता है हमारा सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट में। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी पोलिफरेशन ऑफ कैलस। तो इसमें वेल डिफाइंड कैलस को हम कट कर लेते हैं स्मॉल पीसेस में और ट्रांसफर कर लेते हैं अनदर फ्रेश मीडियम कंटेनिंग ऑल्टर्ड कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स टू सपोर्ट ग्रोथ, जिससे कि और अच्छे से उसके अंदर ग्रोथ हो सके। तो जो मीडियम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कैलस उसको हम बोलते हैं पोलिफरेशन मीडियम, मतलब रैपिडली डिवाइड करे और अच्छे से ग्रो करे वो। फिर हमारा आता है सब कल्चरिंग ऑफ कैलस। इसमें हम क्या करते हैं जो कैलस हमारा ग्रो हो चुका है सफिशिएंट अमाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रेश मीडियम पे एट डेफिनेट इंटरवल, जिससे कि सेल की वायबिलिटी बनी रहे, प्रोलिफरेटिंग वायबिलिटी।
तो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब कल्चरिंग विद रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। लास्ट हमारा आता है सस्पेंशन कैलस। सस्पेंशन कैलस में अंदर क्या है, सस्पेंशन कल्चर के अंदर एक हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सस्पेंशन होता है ऑफ सेपरेट सेल्स इन द लिक्विड मीडियम विच इज यूज फॉर सस्पेंशन ऑफ कैलस। तो सस्पेंशन कल्चर को प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रांसफरिंग कैलस टू लिक्विड मीडियम, फिर उसको एजिटेट करते हैं 50 to 150 आरपीएम पे बाय रोटरी शेकर। इसको एक इंक्यूबेटर के साथ अटैच किया जाता है। एजिटेशन करने के बाद सेल सेपरेट हो जाते हैं और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे हम सब कल्चर कर सकते हैं।